नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है एम के पूनिया जी ने। और पूनिया जी कुछ नाराज़ भी थे मुझसे कि उनके सवाल का जवाब मैंने काफ़ी समय से दिया नहीं। तो पूनिया जी माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, और एक रिक्वेस्ट है आपसे भी और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स से कि जब भी आप कोई सवाल पोस्ट करते हैं और यदि आपको उसका उत्तर नहीं मिलता है तो अगली बार आप फिर से उस सवाल को दोबारा पोस्ट कर दें, क्योंकि यदि वो सवाल काफ़ी पीछे चला जाता है तो फिर उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप फिर से अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं ताकि मुझे वो आसानी से मिल जाए और मैं उसका आपको उत्तर दे सकूं। तो पूनिया जी, आपका जो सवाल है हालांकि काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात आपने पूछी है कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इन दोनों में क्योंकि पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अभी एसआईपी बंद है, आप जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों स्कीम्स में एसआईपी फिर से शुरू की जाए। तो पुणे जी, मैं कहूँगा कि आपके पास पहले ही बहुत सारे फंड्स हैं और आपको इन स्कीम्स में एसआईपी शुरू करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं दूसरे जहाँ पर एसआईपी चल रही है, यदि वहाँ पर आप एसआईपी करें या अमाउंट को बढ़ा दें तो वो बेटर होगा। यदि आपको किसी टैक्स सेवर फंड यानी कि एलएसएस में एसआईपी शुरू करनी है तो आप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड, क्वांट टैक्स सेवर फंड या फिर कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड, इनमें से किसी भी फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी रोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो नई एसआईपी शुरू करने की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप पारंपरिक को जारी रखिए, यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी जारी रखिए और साथ ही पारंपरिक टैक्स सेवर फंड में या किसी दूसरे टैक्स सेवर फंड में, जैसा कि मैंने आपको कुछ नाम सुझाए हैं, उनमें से आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से आपने पूछा है कि क्वांट एक्टिव फंड में एसआईपी रोककर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी शुरू की जाए। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि क्वांट एक्टिव फंड अपने आप में अच्छा फंड है और क्योंकि आपका नज़रिया लंबा है तो आप वहाँ पर अपनी एसआईपी ना रोकें, वहाँ पर कंटिन्यू करें। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप क्वांट एक्टिव फंड में भी बने रह सकते हैं। साथ ही आपने जो सवाल पूछा है कि आप दोनों पति और पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हैं और क्या दोनों का अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना सही रहेगा, तो बेशक, क्योंकि आप दोनों ही अर्निंग हैं तो दोनों यदि अपना अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप चाहें कि इनकम तो फैमिली की ही है तो इसके बीच में एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम है, आपके धर्मपत्नी के पोर्टफोलियो में जो स्कीम हो वो उनसे अलग हो, ताकि एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। यानी कि 3-4 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में और 3-4 स्कीम्स आपकी धर्मपत्नी के पोर्टफोलियो में रहें, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फैमिली का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन सकता है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है चंदन पटनायक ने। चंदन जी ने बताया है कि उनके पास यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको ईएलएसएस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, ये फंड हैं और इन सब में 5000 रुपीज़। अब इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कि ये यहाँ पर एसआईपी कर रहे हैं कि लमसम किया हुआ है, पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि चंदन जी आपने यहाँ पर एसआईपी शुरू की हुई है और हर स्कीम में 5000 पर मंथ की। तो इस हिसाब से आप जानना चाहते हैं कि क्या 10 साल में 60 लाख रुपीज़ आपके इकट्ठे हो पाएंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20% से हर साल बढ़ाना भी चाहते हैं, तो यानी कि ये बात साबित होती है कि आप एसआईपी कर रहे हैं। और यदि मैं कैलकुलेट करूं कि 20,000 पर मंथ और 12% का CAGR एज्यूम करूं और ये मानकर चलूं कि 20% से आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाएंगे, तो 10 ईयर्स में आपके पास करीब करीब 98.50 लैक्स यानी कि 98.5 लाख रुपए करीब करीब इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपका जो टारगेट है 60 लाख का, वो आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे, जरूर बढ़ाइए। आपके पास में अमाउंट शायद आपके टारगेट से ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, लेकिन क्योंकि
इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। तो इसलिए यदि आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अमित जैन ने। अमित का सवाल ये है कि उन्हें यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करना है तो क्या करें, वेट करें नेक्स्ट सीरीज का या फिर अभी बाय करें। तो आपको नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सेकेंडरी मार्केट से पुरानी सीरीज बाय कर सकते हैं। और क्योंकि जो अभी पुरानी सीरीज का आप प्राइस देखेंगे तो वो अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उस पर ही बेस्ड होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको इंतज़ार करने के बजाय जो भी पुरानी सीरीज हैं उसमें आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है कल्पेश यादव ने। कल्पेश जी का कहना है कि उनके पास 1.5 लाख रुपए हैं जो वो लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 6 से 7 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। तो उन्हें स्कीम के नाम जानने हैं। 6 से 7 साल के हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि आपको बहुत अग्रेसिव स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बजाय कुछ हाइब्रिड फंड्स और कुछ अच्छे लार्ज एंड मिड कैप फंड में यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो सही रहेगा। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट और उसके अलावा गोल्ड में भी होता है, तो ये फंड आपके लिए सही रहेगा। और साथ ही आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है राजीव दुग्गर जी ने। राजीव जी का सवाल यह है कि क्या होम रेंट लॉस शेयर मार्केट प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि होम रेंट लॉस क्या होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यदि रेंट आएगा तो इनकम होगी और नहीं आया तो इनकम नहीं होगी। तो यहाँ पर रेंट लॉस नहीं, लेकिन हाँ हाउस प्रॉपर्टी से लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। यानी कि यदि आपके पास कोई घर है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है लेकिन आपने उस पर लोन लिया हुआ है, आप लोन लिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर इनकम तो आ नहीं रही है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, रेंटल इनकम है नहीं, और आप इंटरेस्ट के रूप में जो पेमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो आपका लॉस हो रहा है। तो इस तरह से लॉस ऑफ इनकम हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी से, लेकिन वो लॉस ऑफ रेंट नहीं होता है। तो यदि ऐसा केस है कि जैसा मैंने बताया कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और उस पर आपको इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उस रूप में आपको लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपीस तक का लॉस अगेंस्ट एनी इनकम सेट ऑफ किया जा सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एनी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो किसी भी सोर्स से जो इनकम हुई है उसके सामने आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जिन सवालों के उत्तर मैंने आज आपको दिए वो ठीक से आपको समझ में आए होंगे, जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।